गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसमें देखा था कि जो हमारे एसिलेटरी पावर जो स्वांगीकारी शक्ति है, एसिलेटरी पावर है एटीपी व एनएडीपीएस2, इनका प्रोडक्शन लाइट रिएक्शन के दौरान हुआ था। किसके दौरान हुआ था? लाइट रिएक्शन के दौरान। क्लियर? जो हमारी प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन थी उसके दौरान एटीपी व एनएडीपीएस2 का क्या हुआ था? प्रोडक्शन। ये एटीपी व एनएडीपीएस2 इनको एसिलेटरी पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिलेटरी पावर। एसिलेटरी पावर इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये C3 साइकिल जो आगे पढ़ेंगे अपन, या जो डार रिएक्शन है, इस डार रिएक्शन में इन एसिलेटरी पावर जो आपके एटीपी है और एनएडीपीएस2 है, इनका क्या होता है? यूज होता है। क्या होता है? यूज। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा C3 साइकिल या डार रिएक्शन। आज अपन क्या पढ़ेंगे? C3 साइकिल या डार रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं C3 साइकिल और डार रिएक्शन। इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। केल्विन साइकिल, डार रिएक्शन या C3 साइकिल। क्लियर? सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये कहाँ होती है कंप्लीट? तो ये प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। कौन से पार्ट में होती है? स्ट्रोमा पार्ट में। सेकेंड लाइन, इस डार रिएक्शन के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का। थर्ड लाइन, इसके अंदर एसिलेटरी पावर, एटीपी और एनएडीपीएस2 का क्या होगा? क्लियर? इस रिएक्शन के दौरान जो C3 साइकिल, केल्विन साइकिल डार रिएक्शन में पड़ा, ये स्ट्रोमा पार्ट में कंप्लीट होगी। इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इसमें एसिलेटरी पावर एटीपी और एनएडीपीएस2 का क्या होगा? क्लियर? आगे अपन देखें, इस C3 साइकिल का नाम केल्विन साइकिल क्यों पड़ा? केल्विन बेंसन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसकी स्टडी क्लोरेला एल्गी में की थी। किसमें की थी? क्लोरेला एल्गी। क्लियर? जो क्लोरेला एल्गी है उसके अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। किसने की थी? केल्विन ने। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया केल्विन साइकिल। इसको C3 क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान, इसको C3 कहने का रीजन यह है, इस रिएक्शन के दौरान जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, प्रथम स्थायी प्रोडक्ट उत्पाद है, वो 3 कार्बन का होगा। कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? C3। लाइन क्लियर? ये कौन से पार्ट में होगी? स्ट्रोमा पार्ट में। तो अपन देखते हैं डार रिएक्शन। क्लियर? सबसे पहले स्ट्रोमा पार्ट में इन्वॉल्वमेंट CO2 आएगी और स्ट्रोमा पार्ट में एक सब्सटेंस है RUBP। स्ट्रोमा भाग में एक सब्सटेंस होता है RUBP। ये RUBP और ये आपका CO। क्लियर? और यहाँ पे एक एंजाइम आएगा रुबिस्को। कौन सा एंजाइम? रुबिस्को एंजाइम। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा पार्ट के अंदर। RUBP जो 5 कार्बन का है, ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा। क्लियर? रुबिस्को एंजाइम, इसका रुबिस्को नाम क्यों पड़ा? देखो, राइबोज, R का अर्थ है राइबोज, BIS का अर्थ है बाई, C का अर्थ है कार्बोक्सिलेज, O का अर्थ है ऑक्सीजनेज। यानी कि रुबिस्को जो कार्बोक्सिलेज भी हो सकता है, ऑक्सीजनेज भी हो सकता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, इसको अपन समझे। यानी कि इस रुबिस्को की ड्यूअल नेचर है, दोहरी प्रकृति होती है। ड्यूअल नेचर, कैसी नेचर? ड्यूअल, दोहरी।
कैसे? दोहरी कैसे? डुअल कैसे? अगर एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल ज्यादा है और O2 का लेवल कम है तो ये रूबीज को CO2 से अफिनिटी करेगा। अगर एनवायरनमेंट में O2 का लेवल ज्यादा है और CO2 का लेवल कम है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? अफिनिटी करेगा, बंधुता करेगा। इसी वजह से इसका नाम है रूबीज को राइबोज बाई कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। राइबोज दिस का अर्थ है बाई कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अगर CO2 से जुड़ गया तो कार्बोक्सिलेज, अगर O2 से जुड़ गया तो ऑक्सीजनेज। लाइन क्लियर? याद रखें हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट CO2 गैस को लेते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर CO2 न मिले और प्लांट को O2 मिले तो उस फूड के प्रोडक्शन में कमी आती है और उस दौरान एसिडिटी पावर का यूज भी ज्यादा होता है। तो प्लांट एसिडिटी पावर को बचाना भी चाहता है और फूड का प्रोडक्शन ज्यादा भी करना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या देगा? CO2 यूज करेगा। तो अपन देखें ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो हमारे को ग्लूकोज बनाने के लिए पहले से एनवायरनमेंट से 6 CO2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और चाहिए अपन किसके लेंगे? RuBr। क्लियर? दूसरी लाइन पर बात करें, इसमें एक फर्स्ट स्टेबल अनस्टेबल कंपाउंड 6 कार्बन का एक कीटो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कीटो कंपाउंड। ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, कैसा है? अनस्टेबल। स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, स्थायी नहीं है। स्टेबल कंपाउंड 3PGA बनता है। कौन बनता है? 3PGA। क्लियर? स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है? 3PGA। इसमें कार्बन 3 है। जब इसके 6 मॉलिक्यूल हैं तो इसके 3 कार्बन का होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल बनेंगे 12। लाइन क्लियर? कितने बनेंगे? 12। आप देखो कार्बन की संख्या गिनो, 6 पंजे 30 और ये 6 36, तो 12 मॉलिक्यूल पड़े, 12 दिया 36। क्लियर? कार्बन की जो नंबरिंग है बिल्कुल इक्वल है। 3PGA, इसको 3PGA क्यों कहा? देखिए 1 2 3 नंबर के ऊपर फास्फोरस जुड़ा हुआ है, फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको 3-फास्फो। 3 नंबर पे कौन है? फास्फेट से। इसको करेंगे 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड आगे 1,3-BiPGA में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? 1,3-BiPGA। अब वहां तो 3-फास्फो थे, यहाँ 2 फास्फेट आए। कहां से आए फास्फोरस? देखिए 1 2 3, यहाँ पर ये कंडीशन हो गई, यानी 1 नंबर और 3 नंबर पर फास्फेट। बाई यानी 2, यहाँ तो देखो एक ही था, यहाँ 2 आ गए, आए कहां से? इसका मतलब मॉलिक्यूल नंबर ये 12 तो ये भी 12, तो कोई 12 एटीपी होते हैं। कितने एटीपी? 12 एटीपी यूज हुए और 12 एटीपी किसमें होते हुए? 12 एटीपी प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फास्फेट। 1,3-BiPGA 12 3PGAl में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? 3PG। ये भी कितने कार्बन का? 3 कार्बन। देखिए 1,3-बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, ये एसिड है। कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक। और ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड, CHO। अब अपन देखें 12 मॉलिक्यूल इसके, 12 मॉलिक्यूल इसके, 12 इसके, वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड था, यहाँ 1,3-बाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ ATP 12 यूज हुए तो 1,3-BiPGA बन गया। ये एसिड 1,3-BiPGA अब 3PGAl में कन्वर्ट हो गया, यानी ये एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड। अब एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ किसे? इसका मतलब यहाँ पे NADPH2 मॉलिक्यूल 12 पर NADPH2 कितने? 12, यानी कि 12 NADP प्लस 12H2।
ये 12H2 और यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से एक ऑक्सीजन, ये जुड़ के आपस में क्या बन गया, 12H2, यानी वाटर मॉलिक्यूल बन गया। यानी कि जब NADPH2 टूटा NADP प्लस H2 में, तो वो H2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2 में कन्वर्ट हो गया और COOH इसमें कन्वर्ट हो गया CH2। 12 मॉलिक्यूल 3PGL के हैं, यहाँ पे 12 PGL से 2 मॉलिक्यूल 3PGL के यहाँ से निकल जाएंगे और ये आगे जाके ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। यानी कि 12 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल निकल गए, कितने मॉलिक्यूल बच गए, 10 मॉलिक्यूल, किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। इसकी फुल फॉर्म होती है 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। इसकी फुल फॉर्म होती है A3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एसिड, ये एल्डिहाइड, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। RUBP राइबोज बाइफॉस्फेट, रूबीस को राइबोज बाई कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आगे हमने 12 मॉलिक्यूल थे, 3 कार्बन का है, इसमें 2 मॉलिक्यूल अलग कर लिए। देखिए 2 मॉलिक्यूल, कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन कितने बताए मैंने, 2, 3 कार्बन, 3PGL कितने कार्बन का, 3, 2 मॉलिक्यूल अलग किए, 3 कार्बन का है, 3 दूनी 6, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6, और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो 2 मॉलिक्यूल 3PGL से तो ग्लूकोज बन जाएगा। जो 10 मॉलिक्यूल 3PGL के बने हैं, ये आगे जाके बनाएंगे RUNP, इसमें कन्वर्ट होंगे RUNP, राइबोज मोनोफॉस्फेट। अपन देखें इसमें कार्बन होते हैं 5, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6। देखो ये 10 मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन है, आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 कार्बन होंगे। यहाँ कार्बन की संख्या कितनी थी, देखो ऊपर यहाँ पर था RUBP 6×30 और 6×36, और यहाँ पे 10 या 30, 6 कहाँ पाओगे, तो 6, ये 2 मॉलिक्यूल 3PGL अपने अलग करके जो ग्लूकोज बनाएंगे, इसमें हमारे 6 कार्बन यूज होगी। तो कार्बन की जो नंबरिंग है हमारे को इक्वल तरीके से चलनी है। RUNP राइबोज मोनोफॉस्फेट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइबोज मोनोफॉस्फेट, एक कार्बन के ऊपर फास्फेट समूह है। यहाँ पर बाईफॉस्फेट, 2 कार्बन 2 फास्फेट समूह, यहाँ पर मोनोफॉस्फेट, यहाँ बाईफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर फास्फेट आया। तो अपन देखें यहाँ पर फिर कोई ATP टूटा है और किसमें कन्वर्ट हो गया, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में। याद है जब ATP टूट गया ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में, तो यहाँ से ATP इसमें राइबोज मोनोफॉस्फेट में ऐड हुए, किसमें कन्वर्ट हो गए, बाईफॉस्फेट, यानी इसका अर्थ हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ भी फास्फेट और यहाँ भी, 1 कन्वर्टेड फास्फेट और 5 कन्वर्टेड फास्फेट, यानी फास्फेट कितने, 2। तो 1 और 5, 2 फास्फेट इसको बोलेंगे राइबोज बाईफॉस्फेट। अब इस लाल रिएक्शन में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला एक कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 रिडक्शन, नंबर 3 रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन, रीजनरेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरुत्पादन। रीजनरेशन दोबारा ओरिजिन होना, रीजनरेशन। क्लियर, देखो एक बार, तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स स्टेप्स में। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का अर्थ है किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के अंदर CO2 का ऐड होना, CO2 का जुड़ना। RUBP में CO2 जुड़ी है और एक फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का बना है, 3 कार्बन का। याद रहे ये अनस्टेबल कीटो कंपाउंड है, तुरंत ही नष्ट हो जाता है, और एक स्टेबल कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है।
ये स्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? स्टेबल कंपाउंड। कितने कार्बन का? 3 कार्बन। 3 कार्बन का होने के कारण इसको क्या कहते हैं? C3। C यानी 3, कार्बन कितने हैं? 3। इसी कारण इसको C3 साइकिल कहते हैं अपन। अगर RBP में CO2 जुड़ जाए तो RBP का कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन। तो ये CO2 इसमें जुड़ गई तो RBP का क्या हो गया? कार्बोक्सिलेशन। अगर एसिड एल्डिहाइड में बदल जाए, एसिड किसमें बदल जाए? एल्डिहाइड में। देखो ये एल्डिहाइड है, ये आपका एसिड है। एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड में। वापस से एसिड से ये ना एक बाय के एक बाय इसमें 3 कुल मिला के बात है कि एसिड किसमें बदल गया? एल्डिहाइड में। अगर एसिड एल्डिहाइड में बदल जाता है तो उसका रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। क्लियर? अगर आरयूबीपी यूज होने के बाद दोबारा बन जाए, साइंस के अंदर अगर कोई भी बॉडी का पार्ट नष्ट होकर दोबारा बन जाता है, डिस्ट्रॉय होकर दोबारा ओरिजिन हो जाता है, उसको कहते हैं रीजनरेशन। तो 3 आरयूबीपी एक बार यूज होने के बाद दोबारा बन गया तो इसका क्या हो गया? रीजनरेशन। क्या हो गया? रीजनरेशन। लाइन क्लियर? 3 स्टेप: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन करता है CO2 का जमना, रिडक्शन करता है अगर एसिड एल्डिहाइड में बदल जाए, एसिड किस में बदल जाए? एल्डिहाइड में, उसका क्या होता है? रिडक्शन। अगर कोई चीज, अगर कोई सब्सटेंस यूज होने के बाद दोबारा उसका ओरिजिन हो जाए जिसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। तो तीनों स्टेप क्लियर: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। अब ये पर बात करें, अभी तो ये देखना है ये 2 मॉलिक्यूल 3 बीजेपी ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, ये तो अभी देखेंगे। इससे पहले एक चीज और देखेंगे कि इसमें कितने एसिमिलेटरी पावर का यूज हुआ है। एसिमिलेटरी पावर किसको कहते हैं? एटीपी और एनएडीपीएस। तो C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन या केल्विन रिएक्शन के दौरान कितने एटीपी और एनएडीपीएस यूज होते हैं, तो इसकी एक बार टेबल बनाएं, देखना। 12 एटीपी, ये 12 एटीपी प्लस 6 एटीपी, ये कितने एटीपी? 6 एटीपी। 12 है 6 एटीपी। दूसरा एनएडीपीएस तो देखो 12 है, 12 है एनएडीपीएस। एटीपी टोटल कितने हो गए? 18। डायरेक्ट कितने एटीपी जोड़े? एनएडीपीएस तो कितने? 12 है। याद रखिए, आगे अपन रेस पर से पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की टीएस पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि एक एनएडीपीएस2 से कितने? एक एनएडीपीएस2 से 3 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी बनते हैं? 3। तो 12 से कितने बनेंगे? 36। कितने एटीपी बनेंगे? 12 से 36 एटीपी। एक एनएडीपीएस2 से कितने बन रहे हैं? 3। तो 12 से कितने बनेंगे? 36। यानी 1 एनएडीपीएस2 से 3 एटीपी। तो 12 से कितने बनेंगे? 36 एटीपी। 36 एटीपी है और 18 एटीपी है। टोटल एटीपी कितने हो गए? 54। कितने हो गए? 54। अपन कहें कि डार्क रिएक्शन, साइक्लिक रिएक्शन या केल्विन साइकिल के दौरान कितने एटीपी यूज होते हैं? टोटल कितने एटीपी? 54। अगर आपको केवल एटीपी पूछे, टोटल नंबर नहीं दे तो 18। आपको पूछे कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएस2, तो 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएस2। टोटल एटीपी पूछे, टोटल नाम दे दे, क्या दे दे? टोटल एटीपी पूछे तो कितने बताओगे? 54। देखिए डार्क रिएक्शन, इसमें एसिमिलेटरी पावर एटीपी और एनएडीपीएस2 का यूज हुआ है। डायरेक्ट लाइट का यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? डायरेक्ट रूप से लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी और एनएडीपीएस2 का क्या होता है? फॉर्मेशन। एटीपी और एनएडीपीएस2 बनते हैं और वही एटीपी एनएडीपीएस2 यहां पर एसिमिलेटरी पावर के रूप में, ऊर्जा के, एनर्जी के रूप में क्या होते हैं? यूज। उन्हीं एटीपी व एनएडीपीएस2 से ये रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट। अगर एटीपी व एनएडीपीएस2 नहीं होते तो डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो याद रहे, जब लाइट रिएक्शन होगी तो ही डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी, अन्यथा डार्क रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्शन होता है एटीपी और एनएडीपीएस2 का, वो एटीपी व एनएडीपीएस2 ही डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। याद हुआ इतना? आप देखा एनवायरनमेंट से CO2 ली, रूबीस को ने आरयूबी से CO2 को जोड़ा, ऐड करवाया, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA बना,
3 में एटीपी जोड़ा, एक 3 एटीपी 12 मॉलिक्यूल है तो 12 एटीपी जुड़ेंगे और 12 ही क्या होंगे 3 एक 3 आगे NDPH2 को आपने तोड़ा, NDP प्लस H2 से वहां कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक ऑक्सीजन निकल गया, 12 H2 बन गए, ये 3PGL एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड में 12 मॉलिक्यूल 3 कार्बन 2 अपने निकाल लिए बाहर, इससे अपन ग्लूकोज बनाएंगे और 10 बच गए, कितने मॉलिक्यूल बच गए 10, और 10 मॉलिक्यूल 3PGL के किसमें बदल गए RUMT में, RUMT के ना किसमें बदल गए RUMT में, कितने कार्बन 5 मॉलिक्यूल कितने 6, RUMT में जब आप एटीपी और जोड़ कर दोगे, एटीपी को तोड़ोगे हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा RUMP में। क्लियर, जब एटीपी टूटेगा एटीपी और आईपी में तो RUMP का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन। इस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर यही रुपीस को O2 के साथ एफिनिटी करता है, O2 को RUMP के साथ होता है तो इसको कहेंगे फोटोरेस्पाइरेशन। क्या कहते हैं फोटोरेस्पाइरेशन। उस कंडीशन में फूड का डेवलपमेंट भी कम होता है, इसको वार्बर इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं वार्बर इफेक्ट, वार्बर इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं वार्बर इफेक्ट, जो अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे क्या है वार्बर इफेक्ट, फोटोरेस्पाइरेशन क्या होती है, ये आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब अपने को एक और देखना है कि ये दो मॉलिक्यूल 3PGL किस प्रकार से ग्लूकोज का क्या करते हैं फॉर्मेशन। एक बार बताओ इसको, फिर आगे बताएं। देखिए नीचे बचा था हमारा 3PGL, कितने मॉलिक्यूल थे इसके 2, कार्बन कितने 3PGL, इसका आइसोमर कौन होता है DHAP। क्लियर, हम आगे रेस्पिरेशन जो लेसन उसमें पढ़ेंगे ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस किस हिसाब से होता है, उसमें किस स्टेप है, तो ये स्टेप ये बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्या बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लियर, जब इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा, क्या होगा डीफॉस्फोराइलेशन, फास्फेट का नाम फास्फोराइलेशन, फास्फेट का निकलना क्या कहलाता है डीफॉस्फोराइलेशन। फ्रक्टोज 1,6 डाई, दो फास्फेट है, एक फास्फेट निकल जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बच जाएगा, और इसका आइसोमर कौन होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट का आइसोमर होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर दोबारा डीफॉस्फोराइलेशन होगा, एक बार और फास्फोराइलेशन होगा, और ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। इसमें मतलब क्या ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12 और 6 लाइन। क्लियर, ये आपका ग्लूकोज बन गया। तो इस हिसाब से प्रोडक्शन होता है, इसमें दो बार डीफॉस्फोराइलेशन होता है, कितनी बार दो। तो 3PGL का आइसोमर DHAP, 3PGL DHAP मिलकर क्या बनेंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट, क्योंकि ये 6 कार्बन का है, कितने कार्बन का है 6 कार्बन का, ये कितने कार्बन का 3 मॉलिक्यूल कितने 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, डीफॉस्फोराइलेशन होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का आइसोमर कौन होता है, आइसोमर कौन होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर डीफॉस्फोराइलेशन होगा क्या हो गया आपका ग्लूकोज। क्लियर, ये थी आपके साइक्लिक रिएक्शन, या जिसको डाल रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने बताया था डाल रिएक्शन के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। इस हिसाब से प्लांट के अंदर डाल रिएक्शन किसका फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। थैंक यू।